हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल विवाद है या कोई अदर विवाद है या कोई भी मुकदमा जो आपका चल रहा है कोर्ट के अंदर, एक लंबे समय से वो ट्रायल चलता चला आ रहा है और आप बहुत हैरेस हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर और आप अपना मुकदमा विद इन अ ईयर 1 साल के अंदर निपटाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे आपका मुकदमा साल भर के अंदर समाप्त हो जाए। आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने मुकदमे को 1 साल के अंदर ही निपटा सकते हैं अगर आप शुरू से अवेयर हैं तो। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके ऊपर कोर्ट में केस हो गया और एक लंबे समय की प्रक्रिया आपको पता चल जाती है कि जटिल प्रक्रिया जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, तो 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप अपनाकर अपने मुकदमे को साल भर के अंदर निपटा सकते हैं। सबसे पहली बात है, किसी भी कोर्ट में अगर आपका मैटर चल रहा है, जो पहला स्टेप है, किसी भी कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है उसको आपको जल्दी से जल्दी निपटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका मान लीजिए लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसकी सुपीरियर कोर्ट में आपको जाना है, वहां पर कोर्ट से स्पीडी ट्रायल की रिक्वेस्ट करनी है। अपर कोर्ट में जाकर स्पीडी ट्रायल की रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे विवाद को, हमारे मुकदमे को एक तय समय सीमा के अंदर जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। ठीक है, जब आप स्पीडी ट्रायल की रिक्वेस्ट कर लेंगे तो एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी कि इस लिमिट के अंदर जो है इस मुकदमे को जो है निपटा दिया जाए, डे टू डे बेसिस पर हियरिंग की जाए या जैसी पॉसिबिलिटी हो इसको उस तरीके से निपटाकर उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, खत्म किया जाए और उस पर एक वर्डिक्ट और जजमेंट दे दिया जाए। दूसरा स्टेप, मान लीजिए अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है और आपको लगता है कि प्राइमा फेसाई आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे एलिगेशन बनते ही नहीं। एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स में जो भी तथ्यों का विवरण दिया गया है, जिन तथ्यों के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेट से आपके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज है या 376 का मुकदमा दर्ज है या मारपीट का मुकदमा दर्ज है, तो 376 का मुकदमा अगर दर्ज है मान लीजिए या कोई मुकदमा दर्ज है, उसमें एब्सेंस ऑफ मेडिकल है, डिले इन एफआईआर है या उस लोकेशन पर उस दिन आप थे ही नहीं जिस तिथि को वो घटना कारित करनी बताई गई है, जब मेडिकल नहीं है उस जगह पर आप थे नहीं और जो है एफआईआर जो है कराने में देरी करी गई है, घटना का विवरण जो है किसी और तिथि का दिया गया और एफआईआर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद या 1 साल बाद कभी कभी कराई गई है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट मूव करना चाहिए। अब 482 सीआरपीसी क्या इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट को इसमें असीमित शक्तियां दी गई हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो इनकंसिस्टेंसी ऑफ ट्रायल या इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफआईआर को हटा सकता है। अगर आपके ऊपर इनकंसिस्टेंट एफआईआर है जिसमें प्राइमा फेसाई लगता ही नहीं कि आपके ऊपर ये आरोप बनते हैं या ये आरोप साबित हो पाएंगे, तो हाई कोर्ट क्या कर देगी कि तुरंत आपके उस एफआईआर को रद्द कर देगी। देखिए, पहली डेट पे तो कतई नहीं होता, मैं आपको एकदम क्लियर कट यहाँ पर बता दूं। पहली डेट पर जब आप जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होगी, उस पर बहस होगी, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट उसको सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद उसमें कुछ डिसीजन देगा। इसमें जो आपको 482 सीआरपीसी में जाने का बेनिफिट क्या होगा, इसमें आपकी अरेस्ट स्टे हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चनिंग में मूव कर रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, अरेस्ट स्टे हो जाएगी, यानी कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाएगी और नीचे जो भी कार्रवाई कर रहा होगा कोर्ट, आप क्वेश्चनिंग में आए हैं तो लोअर कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी, पुलिस के जो भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे रोक दिए जाएंगे, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको बेल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए इनकेस आप कहोगे कि सर अगर मेरी क्वेश्चनिंग फेल हो जाती है, अगर आपकी क्वेश्चनिंग फेल हो जाती है तो आप उसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे मैटर की जो है इन्वेस्टिगेशन स्पीडी करी जाए और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाएगी तो पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन स्पीडी करिए और कोर्ट की निगरानी में करिए ताकि वो आपके मुकदमे का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको बेगुनाह इमीडिएटली साबित कर दिया जाए, अगर आप कल्प्रेट हैं तो आपको सजा दी जाए। दूसरी कंडीशन ये हो गई। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया, स्पीडी ट्रायल की आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। दूसरी कंडीशन आप क्या करिए कि आप झूठी एफआईआर है तो क्वेश्चनिंग के लिए 482 में चले जाइए या क्वेश्चनिंग के लिए चला जाइए। तीसरी चीज इसी क्वेश्चनिंग से ही संबंधित है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चनिंग में पहली कंडीशन में नहीं जाते हैं, आप दूसरी कंडीशन में अब आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, चार्जशीट क्वेश्चनिंग के लिए भी जा सकते हैं। जब चार्जशीट में जो दरोगा, क्योंकि आरोप पत्र 173 सीआरपीसी में बताया गया है, 173 सीआरपीसी में ये बताया गया कि जितने आरोपी होंगे उनके आरोपों का विवरण, उन पर लगाए गए सेक्शन, जो भी आईओ होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसने जितना काम किया होगा,
जहां जहां गया होगा, जिन जिन लोगों से मिला होगा, जिन गवाहों का विवरण दिया होगा, जिनकी गवाही ली होगी, सारी की सारी डिटेल उसमें क्लियर कट तरीके से मेंशन होगी। वो जब सारी की सारी चीजें आपके अगेंस्ट हैं या आपके पास उनके एविडेंसेस है कि आप उसमें है ही नहीं, तब आप उस चार्जशीट की क्वेश्चनिंग में भी जा सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और जो ट्रायल लोअर कोर्ट में लड़ना पड़ता है लंबे समय तक, 10 साल 5 साल लग जाता है, अगर आपकी चार्जशीट क्वेश हो गई, खत्म हो गई कहानी, आपको मुकदमा नहीं लड़ना है, ट्रायल नहीं फेस करना है, FIR क्वेश हो गई, ट्रायल नहीं लड़ना है, मुकदमा नहीं लड़ना है, FIR खत्म, गेम ओवर, एकदम टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है। उसके तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर चार्जेस जो है लग रहे हैं तो आप क्या करिए, उस कंडीशन में क्या करिए, झूठे नाम, जैसे मान लीजिए आपको जो है हटवाने हैं या सब चीज़ें हैं कि जो हुई नहीं है, उस चीज़ से आपको मुक्ति पानी है, तो आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में मूव करिए। CRPC का जो सेक्शन 239 है उसमें डिस्चार्ज के प्रोसीजर के बारे में, डिस्चार्ज कैसे होगा, किन लोगों का होगा, पूरी डिटेल में बताया गया है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कहीं ना कहीं इस जानकारी से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आप अपने मुकदमों में इसका इस्तेमाल करते हुए डेफिनेटली अपने मुकदमों को ख़त्म कराएंगे और जल्दी से आप अन्य जो भी आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं, फेक और वेग और फ्रिवलेस एलिगेशन जो कुछ भी हैं आपके ऊपर, दैट यू आर गोइंग टू रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। और अगर पर्सनली बात करनी है तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात करिए। मुझसे आप लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद मिलने भी आ सकते हैं। और कोई ग्रीवांसेस हैं अगर आपको, जिसमें आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, किसी भी जगह पर, किसी भी प्रेमाइसेस पर, आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।